ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज़ डायटोमिक लेटिस वाइब्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने मोनोएटॉमिक के बारे में पढ़ा है, उसकी लेटिस वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा है। सो उसमें हमारे पास जो एटम थे वो सारे के सारे एक जैसे थे, मोनोएटॉमिक थे। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि आज हमारे पास डायटोमिक होंगे कि अगर किसी स्ट्रक्चर में दो तरह के एटम हो, एक जैसे ना हो, तो वो फिर किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, कैसे हम उसकी वाइब्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जिसमें दो एटम मौजूद हैं जिनके मैसेज डिफरेंट हैं, टाइप डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl की। इसमें दो एटम है, एक है Na और एक है Cl। सो लेट्स सपोज एक छोटा एटम है, इसका मैस हम स्मॉल m बोल देते हैं, और एक कैपिटल है, बड़ा एटम है, तो उसका कैपिटल M हो जाएगा मैस। सो सेम उसी तरह थेरी इसकी वही है जो आपने मोनोटॉमिक में पढ़ी है, सारी की सारी स्प्रिंग की तरह बिहेव करेंगे और वाइब्रेट करेंगे। और इन लेट्स सपोज एक हम एटम ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं 2n एटम है। इससे नेक्स्ट जो एटम होगा वो 2n+1 होगा, और एक है 2n-1 है। अब ये वाला एक्सप्रेशन क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब दो डिफरेंट एटम है, एक जैसे नहीं है, तो हम 1 2 3 नहीं बोल सकते। ये वाला जो एटम है ये ऑड नंबर पे पड़ा हुआ है, मतलब 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, और ये वाला जो है ये इवन नंबर पे पड़ा हुआ है, मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन। तो जब फर्स्ट के लिए हम n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये सेकंड नंबर पे पड़ा हुआ है। और ये जो 4 वाला होगा इसमें अगर हम n की वैल्यू 2 लगाएंगे सो हमारे पास ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी लोकेशन को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थेरी इसके लिए सेम है, इसी तरह हम हुक्स लॉ यूज़ करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो दोनों को ऐड अप करके निकालेंगे। F2n-1 के लिए अलहदा फोर्स निकालेंगे, F2n+1 के लिए अलहदा फोर्स निकालेंगे। सेम कल वाला प्रोसीजर है, 50 to 70% डेरिवेशन जो है वो सेम कल वाली है। तो अगर आपने कल वाली डेरिवेशन अच्छे तरीके से समझी है तो आज वाली आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा ज़रा आज की जो डेरिवेशन है उसको जल्दी जल्दी आगे लेके चलूँ, क्योंकि जो हमारा मेन काम है वो डिस्पर्सिव रिलेशन है ओमेगा और के दरमियान, जो इसका ग्राफ बनेगा डायटोमिक के लिए, वो हमारा मेन मकसद है उसको अंडरस्टैंड करना। तो डेरिवेशन मैं ज़रा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि ये सेम कल के लेक्चर की तरह की ही है। सो सेम इसी तरह हम कल का एक्सप्रेशन यूज़ करके जो मेन हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं वो 2n एटम के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो F2n-1 की ऐसे अलहदा से निकालेंगे, F2n+1 की ऐसे अलहदा से निकालेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट कर देंगे। सो इस तरह की दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे। सो हमारे पास ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी। इसको प्लस को माइनस को आपस में करने से, इसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो 2n पे रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, वो ये है। अब अगेन यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, और यहाँ पे F की वैल्यू जो M A आएगा वो हम वैल्यू पुट करेंगे। सो इस तरह से हम, ये हमारी इक्वेशन नंबर A बन गया है कल की तरह। अगेन इसमें हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 1 2 3 एंड 4। अगेन इनकी अलग-अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो है U2n क्या है, जब ये 2n वाला एटम वाइब्रेट करता है तो वो जितना डिस्टेंस आगे या पीछे अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग मूव करता है वो U2n है। सिमिलरली इसी तरह U2n-1 वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि ये वाला मैस जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ आगे पीछे मूव करता है। सिमिलरली इसी तरह U2n+1 हमारे पास इस एटम का वो डिस्प्लेसमेंट है जो ये अपने मीन पोजीशन के अलॉन्ग मूव करता है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमने फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन नंबर A में पुट करनी है। सो अगेन बारी बारी इनको सॉल्व करने के लिए हम वेव फंक्शन को यूज़ करेंगे जिस तरह हमने कल किया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि कल हम यहाँ पे इधर के Na यूज़ कर रहे थे, आज क्योंकि हमने एटम को 2n बोला हुआ है तो ये 2n यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह बाकी एटम्स के लिए भी निकालेंगे। अब इसी तरह हम वेव फंक्शन जो है वो निकालेंगे U2n-1। सेम वो इक्वेशन यूज़ होगी, फ़र्क सिर्फ ये है कि 2n की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2n-1। दूसरी एक चीज़, यहाँ पे ये जो A था ये एम्पलीट्यूड था, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था जो वाइब्रेशन के दौरान ये 2n वाला एटम जो है वो कवर करता है। लेकिन यहाँ पे हमने उसका डिफरेंट सिंबल यूज़ किया है, इसके लिए हमने यहाँ पे B यूज़ किया उसके एम्पलीट्यूड के लिए। ये क्यों है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 2n से डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि हम
शुरू में ये बोल चुके हैं कि दोनों जो एटम है उनके मैसेज डिफरेंट हैं। मैसेज डिफरेंट है तो डेफिनेटली फिर उनकी जो वाइब्रेशन है वो भी डिफरेंट होगी, और उनका जो एम्पलीट्यूड होगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेंगे एक वाइब्रेशन के दौरान, वो भी डिफरेंट होगा। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसी तरह हमारे पास U2n+1 के लिए भी आएगी। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सारी की सारी वैल्यू हमारे पास यही होगी, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 2n+1 लगाएंगे तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। हमारे पास एक ये वैल्यू होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये वेरिएबल की वैल्यू होगी। लास्ट में हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास 2n वाला एटम था, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने लेना है। हमारे पास इसकी वैल्यू ये होती है, सेकंड डेरिवेटिव इसका लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। कल मैंने आपको बताया था कि इसका क्या तरीका है। ये हमारे पास फोर्थ वेरिएबल भी हो जाएगा। इस तरह ये 1 2 3 4 सारे के सारे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सारी की सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर ए में पुट करने के बाद और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यूज़ आपस में कॉमन आके कैंसिल होती हैं, कैंसिल करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से बी कॉमन आता है, तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ से जब आप बी कॉमन लेंगे तो एक चीज़ याद रखें, फिर ये दोनों सेपरेट वैल्यू बन जाएगी। इसके साथ भी बीटा आएगा और ये बीटा इसमें से भी कॉमन था, तो ये बीटा इसके साथ भी आना है, यहाँ पे इसको भूल नहीं जाना। ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। कल जो हमारे पास वैल्यू थी वो उसमें यहाँ पे माइनस था, तो वो हमारे पास साइन वाला एक फंक्शन की वैल्यू थी, तो हमने उसकी वैल्यू पुट की। आज हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू ये होती है, इसमें प्लस है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी प्लस है। और थीटा की जगह जो है वो अगर हम के ए लगा दें और ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था अगर इधर आके वो मल्टीप्लाई हो जाए, दैट्स मीन कि ये जो सारी की सारी वैल्यू है इसकी जगह हम ये 2 cos के की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। यहाँ पे याद रखें ये बीटा है और ये बी है। अब सारी की सारी वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाते हैं। ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह ये, और ये प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन भी ले सकते हैं। इसको कॉमन लेने के बाद ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ दिस इज़ और वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये एटम U2n वाले के लिए है, 2n एटम जो था हमारे पास। अब क्योंकि ये डायटोमिक लेटिस वाइब्रेशन है, तो इसमें जो इसके साथ वाला एटम है, जो डिफरेंट मैस वाला एटम है, उस पर सेम फोर्स नहीं लग रही होगी। तो उसके लिए हमें अलहदा से अब उसके लिए सेम इसी तरह सारा प्रोसेस करके उसकी भी वैल्यू निकालनी है। तो सेम इसी तरह जैसे हमने फोर्स F2n निकाली है, अभी हमें F2n+1 उससे जो आगे वाला एटम पड़ा हुआ है उस पर किस हिसाब की फोर्स लग रही है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो ये सारा प्रोसीजर उसके लिए भी करना पड़ेगा। अब हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास एटम पड़ा हुआ है 2n+1 की जगह पे, उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी। तो डेफिनेटली ये अब 2n और 2n+2 के मिड में है। इसकी फ़ोर्स और इसकी फ़ोर्स रिजल्टेंट मिल के डिसाइड करेगी इसके ऊपर कौन सी फ़ोर्स लग रही है। तो अब हम F2n+2 अलहदा से निकालेंगे, F2n अलहदा से निकालेंगे, सेम उसी मेथड को यूज़ करते हुए जैसे यहाँ पे हमने ये इसके लिए निकाली हुई है, और दोनों को ऐड अप कर देंगे। इस तरह से इनकी वैल्यूज़ को पुट करने से सेम पहले वाले मेथड को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेम इसी तरह इसका जो है सेकंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करते हुए, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी अगेन उसी तरह। अगेन हमारे पास अब इस आइटम के लिए भी 4 वेरिएबल होंगे, 1 2 3 4। जिस तरह पहले आपने वेव इक्वेशन वेव फंक्शन यूज़ करके आपने उनकी वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास ये इक्वेशन फाइनल आई है। सारे का सारा प्रोसीजर करने के बाद इनकी चारों वैल्यूज़ जो हैं वो निकालने के बाद इसमें आप पुट करेंगे खुद से, और एक और इक्वेशन निकालेंगे जो कि इसके लिए होगी। चारों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो 2n+1 वाले एटम के लिए इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। 2n वाले एटम के लिए ये थी, इसको हमने x बोल दिया और इसको हमने y बोल दिया। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। ओके, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर हमें इन दोनों का कोई रिजल्टेंट निकालना है तो हम ये डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं।
ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें भी ए है और ये बी है, इसमें सेकंड में ए है और बी है। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन एक्स में जो ए वाली टर्म है और यहाँ पे जो एक्स की बी वाली टर्म है। सेम इसी तरह नीचे जो है वाई की, ये जहाँ पे ए वाली टर्म है और यहाँ पे वाई की जो बी वाली टर्म है। सिंपली हम इससे कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सिंपली हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह जैसे आप सेकेंड ईयर में जो है इसकी वैल्यू निकालते थे। फॉर एग्जांपल अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सो ये हो जाएगा ए डी माइनस सी बी। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, सो जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, जो फार्मूला आपको मैंने बताया डिटर्मिनेंट वाला, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप लास्ट में देख रहे थे कि वहाँ पे कॉज वाला फंक्शन था, तो यहाँ पे साइन वाला कैसे आ गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दो टर्म में से जो वैल्यू आ रही होगी कॉमन निकालने के बाद, वो आ रही होगी आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए। तो उसकी जगह वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला फार्मूला यूज़ करके वहाँ से आप उसकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए की जगह आप ये वाली वैल्यू लगाएंगे। सो ये वहाँ से बनेगी। इसके बाद हम करते क्या हैं, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये ओमेगा 4 है और यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर है और आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर हम थोड़ी सारी इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। वो कैसे, कि हमने इसको यहाँ से एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम जो है वो रिमूव करना है। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम स्मॉल एम कैपिटल एम से डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको करना है तो बाकी सारी इक्वेशन को भी करना पड़ेगा। तो हम सारी की सारी इक्वेशन को स्मॉल एम और कैपिटल एम से डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे। दूसरी साइड पे तो ज़ीरो है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो दोनों साइडों को स्मॉल एम और कैपिटल एम से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर इसको अब ध्यान से देखें हम, तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और उससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो मेन चीज़ है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमें डिस्पर्सिव रिलेशन देगा और वो बताएगा कि किस तरह जब हमारे पास डाई एटॉमिक लेटिस में मौजूद होते हैं तो वो किस तरह से वाइब्रेट करते हैं और किस तरह सी फ्रिक्वेंसी से वो वाइब्रेट करते हैं। इस इक्वेशन के लिए, जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला हुआ है इन टर्म ऑफ ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि हमने x को इक्वल लिया है ओमेगा स्क्वायर के, तो फार्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जो हमने उसका सोल्यूशन निकाला है वो ये आया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये डिस्पर्सिव रिलेशन दे रही है। ओमेगा मीन एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी जो एटम की, और जो दोनों एटम, ये देखें इसमें स्मॉल एम भी है और कैपिटल एम भी है, कि इसमें छोटे वाला जो एटम है, छोटे मैथ वाला एटम है, उसकी वाइब्रेशन का भी रोल है, और कैपिटल एम मतलब कैपिटल जो हमारे पास बड़ा वाला मैथ वाला जो एटम है उसका रोल भी है। सो दिस इज़ दी डिस्पर्सिव रिलेशन फॉर डायटोमिक लेटिस। अब जो मेन काम है वो ये है कि ये इक्वेशन हमें क्या क्या बता रही है, और वो जो ओमेगा और के दरमियान जो हमारे पास ग्राफ बनेगा उससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें सारे के सारे कांस्टेंट हैं सिवाय के और ओमेगा के। स्मॉल एम, कैपिटल एम, 4, ए, ये सारे और बीटा, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। सिर्फ एक चीज़ जो है हमारे पास ओमेगा और के, ये आपस में एक दूसरे का रिलेशन शो करेंगे बाय यूजिंग दी ग्राफ। अब अगर यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप गौर करें वो ये है कि इसकी जो वैल्यू है एंगुलर फ्रिक्वेंसी की डायटोमिक के लिए, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, क्योंकि ये दो टर्म है, ये पूरी की पूरी अलग टर्म है और ये पूरी की पूरी अलग टर्म है। दोनों जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास दोनों का अंदेशा है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी डायटोमिक के लिए वो दो तरह की हो सकती है, उसकी दो ब्रांचेज हो सकती हैं, उसके दो रीजन्स हो सकते हैं। एक रीजन को बोलते हैं अकॉस्टिक रीजन और एक को बोलते हैं ऑप्टिकल रीजन, या आम लफ्ज़ों में आपको बुक में वर्ड नज़र आएगा ऑप्टिकल ब्रांच या अकॉस्टिक ब्रांच। जैसे आपको नाम से ज़ाहिर है कि ऑप्टिकल का मतलब कुछ लेना देना उसका लाइट से है और अकॉस्टिक का मतलब कुछ लेना देना उसका साउंड से है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम, क्योंकि ये एटम एक फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह भी काम कर सकते हैं कि हम खुद से इनकी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं बाय गिविंग देम एनर्जी, और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, साउंड की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है।
तो इस केस में हम देखेंगे कि कैसे अगर हम उसको लाइट एनर्जी दें तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, वाइब्रेट करेगा, और उस टाइम पे उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और किस टाइम पे हम जब उसको साउंड एनर्जी देते हैं तो उस तरह उसकी एटम की वाइब्रेशन कैसे चेंज होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है साउंड एनर्जी की मौजूदगी में वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, वो यहाँ पे हमने देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की दो तरह की वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वो हमने देखनी है। तो हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं ये दो हैं, एक प्लस में जब होगी तो हम इसके दरमियान प्लस ले रहे होंगे और नेगेटिव के लिए नेगेटिव ले रहे होंगे। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, फ़र्क सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ लिखने का ये है कि इस दौरान हम दोनों टर्म्स को माइनस कर रहे होंगे। एक दफ़ा जब हम ऐड कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वो ऑप्टिकल रीजन में आ रही होगी, ऑप्टिकल ब्रांच में आ रही होगी, और जब माइनस का होगा तो वो शो कर रहा होगा कि ये एकॉस्टिक रीजन में आ रही होगी, उसकी वैल्यू अकॉस्टिक ब्रांच में आ रही होगी। तो इसको अंडरस्टैंड करने का बेहतर तरीका ये है कि हम वन बाय वन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज पहले हम इसको पॉजिटिव वाले को सॉल्व कर लेते हैं, और इससे क्या हमें किस तरह से ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो देख लेंगे, और उसके बाद फिर ये माइनस वाले से कैसे ग्राफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो देख लेंगे। पहले हम वैल्यू ले रहे हैं पॉजिटिव के लिए जो कि ऑप्टिकल को शो करेगा, ये वाली इक्वेशन। हमने इससे ये ग्राफ निकालना है जो कि के वेव वेक्टर और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दरमियान होता है। ये ग्राफ जो है वो निकालने के लिए हम के की दो वैल्यू ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम के की वैल्यू मिनिमम और उसके बाद मैक्सिमम जो है दोनों वैल्यूज़ को ले लेंगे। हमारे पास के की वैल्यू अप्रोचेस टू ज़ीरो होने का मतलब है कि हमारा वेव वेक्टर अप्रॉक्सीमेटली ओरिजिन पे ही है। जब वैल्यू ज़ीरो होगी, एंगल ज़ीरो होगा, तो उसके लिए हमें पता है साइन ज़ीरो की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो होती है। ये वाली सारी की सारी जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी। हमने देखना है कि जब हमारा के ज़ीरो था, ओरिजिन पे था, उस टाइम पे जब के की वैल्यू ज़ीरो थी तो ओमेगा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। इसको ये तो सारे का सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, बाकी को सॉल्व करते हैं। ये सारी की सारी वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे स्केयर मौजूद है, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब दोनों टर्म सेम है तो ये इसको इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं 2 बीटा इंटू 1/m प्लस ये वाला कैपिटल M। यहाँ से दोनों ऐड हो जाएंगे, स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे तो ये ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब के की वैल्यू ज़ीरो थी तो उस टाइम पे जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी लेट्स सपोज कोई हमारे पास वैल्यू थी वो यहाँ पे ये थी 2 बीटा इंटू 1/m प्लस 1/M, इस सारे का स्केयर रूट। पहली वैल्यू आपने देख ली जब हमारे पास के जो था वो मिनिमम था। दूसरी वैल्यू अब हम लेंगे जब के जो है वो मैक्सिमम है, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो हमें शो हो सके। हमारे पास के की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू हमारे पास 90 होगी, मतलब जब थीटा हमारे पास 90 होगा तब हमारे पास साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। मतलब अगर हमारे पास जो के ए है ये अप्रोचेस टू π/2 हो जाए तो वहाँ पे हमारे पास साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इस केस में हमारे पास के किसके इक्वल आ जाएगा, π/2a के। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है 1। यहाँ पे ये सारी की सारी टर्म साइन वाली 1 हो जाएगी। अगर हमारे पास के की जो वैल्यू है वो लेट्स सपोज π/2a है जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी नियर अबाउट। उस केस में एंगुलर फ्रिक्वेंसी की क्या वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे पुट करके निकालते हैं। साइन के ए की जगह ये सारी की सारी साइन वाली टर्म 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके ओमेगा स्केयर की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। ये जल्दी जल्दी मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। इसकी अगर वैल्यू लगाएं हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका अगर स्केयर ओपन करें तो ये a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2a भी आ जाएगा, और ये साथ ये +2 डिवाइडेड बाय m कैपिटल M है, और ये -4 डिवाइडेड बाय स्मॉल m और कैपिटल M है, तो दोनों आपस में माइनस होंगे तो ये आ जाएगा। a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab जब ये बनेगा तो इसको हम 1/m माइनस 1/M होल स्केयर। ये स्केयर रूट लिख सकते हैं। स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगी, और इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका स्केयर रूट ले लेंगे तो यहाँ से एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने से हमें
ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी। सो दैट्स मीन हमारे पास जब के की वैल्यू π/2a था, तो जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इससे थोड़ी कम होगी। ये हमारे पास कुछ इधर वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज इसके पैरेलल यहाँ पे ये 2β डिवाइडेड बाय स्मॉल m। कैसे पता चला कि ये उससे कम ही होगी? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, यहाँ पे सिंगल स्मॉल m है, यहाँ पे साथ उसकी चीज़ ऐड भी हो रही है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा होगी यहाँ पे। सो ग्राफ में इसको ऐसे शो कर सकते हैं। तो दैट्स मीन ये हमारी जो वैल्यू है ऑप्टिकल रीजन में ये कुछ इस तरह से आ रही होगी, पहले मैक्सिमम थी फिर इससे कम होती। और सेम यही वैल्यू अगर हम माइनस की तरफ जाएंगे, लेट्स गो माइनस दिस वन, तो यहाँ पे भी हमारे पास इसके पैरेलल इसकी ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, और ये रीजन कुछ इस तरह का मिल जाएगा ऑप्टिकल के लिए। सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास ये है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये है। तो दैट मीन ये वाला जो सारे का सारा रीजन होगा ये ऑप्टिकल रीजन में आएगा। इसके अलॉन्ग अगर हम कोई उसको एनर्जी देंगे तो वो हमें लाइट प्रोड्यूस करके दे सकता है, या इसके कंट्रेरी अगर हम उसको लाइट एनर्जी देंगे तो उसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी वो इसी रीजन के दरमियान में होगी। और लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था कि ये जो हमारे पास सारी की सारी वैल्यू कब है, किसके लिए है, ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट ब्रिलियन जोन की। अब ये सारे का सारा प्रोसीजर आपने करना है ओमेगा नेगेटिव के लिए, वो जो अकॉस्टिक रीजन हमारे पास है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे अब इसके दरमियान में हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, पहले जब हम पॉजिटिव का लगा रहे थे। सेम इसी तरह आप के की दो वैल्यू लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम, और उनके लिए ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, और इसके ग्राफ में आपको अगेन 2 पॉइंट मिलेंगे, उस पर आप उसको शो कर सकते हैं। सो जिस तरह से हमारे पास ऑप्टिकल रीजन में जो पॉजिटिव वाली ओमेगा की वैल्यू थी उसमें 2 पॉइंट्स आए थे और ये ग्राफ बना था, इसी तरह अकॉस्टिक के लिए भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। सो आप उसको मैं आप चाहूँगा कि आप अकॉस्टिक के लिए भी सिंपल उसको वैसे ही सॉल्व करें, के की 2 वैल्यू लेके ओमेगा की 2 वैल्यू निकालें और उसको ग्राफ में ऐसे शो करें, और ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये वाला सारा का सारा जो रीजन है ये ऑप्टिकल में होगा, और ये वाला सारे का सारा जो रीजन है ये अकॉस्टिक रीजन में होगा। मतलब अगर आप साउंड एनर्जी उसको लेटेस्ट को देते हैं तो उसमें जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ तक इसकी जा सकती है, और अगर आप उसको ऑप्टिकल एनर्जी देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वो यहाँ तक जा सकती है, जो आपने निकाली है वो मैंने पीछे आपको वैल्यू भी बताई है। लेकिन इसके दरमियान ये वाला जो रीजन है ये हाली रीजन है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ये वो रीजन है फ्रिक्वेंसी का जो ना आप साउंड से गेन कर सकते हैं ना ऑप्टिकल से गेन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे उसको वाइब्रेट कराना है लेटेस्ट अपने को जो कि इस रीजन में आती है, तो ना आप उसको साउंड से करवा सकते हैं ना लाइट से करवा सकते हैं, आपको उसको कोई और एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि फॉरबिडन गैप किसी भी लेटेस्ट में ख़त्म करने कैसे किया जा सकता है, कि हम कोई ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें कोई भी फॉरबिडन गैप ना हो। जब हम उसे साउंड एनर्जी दें या लाइट एनर्जी दें तो वो दोनों में हमारी जो हमारे पास रिक्वायर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है उसको गेन कर सकें। वो एक सूरत में है जब हमारे पास जो लेटेस्ट है वो मोनोटॉमिक हो, उसमें जितने भी एटम हैं वो सब सेम हो, तो उस टाइम पे जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। इसमें एक हद तक की वैल्यू लाइट के लिए होगी और एक हद तक की वैल्यू साउंड के लिए होगी, कोई भी इसमें फॉरबिडन गैप नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये याद रखें। तो इस तरह से ये सारे के सारे डायटोमिक के लिए हम डिस्पर्सिव रिलेशन निकाल सकते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी और वेव वेक्टर के दरमियान। हमने इसमें देखा कि हमारे पास क्योंकि ये डायटोमिक लेटेस्ट था तो हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी 2 तरह की आ रही थी। एक को हमने पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया, एक को हमने नेगेटिव के लिए सॉल्व किया। दोनों के लिए हमारे पास 2-2 तरह की वैल्यू आ सकती हैं, जो कि हमें सारे का सारा ग्राफ की जो एक्सप्रेशन है वो बता सकती है। ग्राफ हमें बेसिकली बताता है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, किसी पर्टिकुलर एनर्जी के लिए हमारे पास जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है वो उसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर सकती है किसी स्ट्रक्चर के लिए। अगर आप उसको लाइट एनर्जी दे रहे हैं और अगर आप उसको साउंड एनर्जी दे रहे हैं, तो इससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किसी पर्टिकुलर गिवन एनर्जी में हमारा जो लेटेस्ट है
वो किस रीजन में कहाँ से लेके कहाँ तक के दरमियान वाइब्रेट कर सकता है।